नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ, राज दुलारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं बोर्ड बूस्टर सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को और उसी के साथ साथ उनके सभी महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ मुख्य तौर पर जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ हमारी बातचीत हो रही है। अब चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, आप देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर आपका एक चैप्टर है दोस्तों, है ना। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान नामक जो आपका भाग आपको सोशल साइंस के अंदर दिखता है, उसके अंदर चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। क्या होता है लोकतंत्र, क्या होती है विविधता, इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक चैप्टर है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आप देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हैं। और ये सारी की सारी बातें हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आप लोग अपने पेपर के अंदर बनने की संभावना देखते हैं, उनको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ समझेंगे। ठीक है, तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते दोस्तों, हम लोग आप सभी के साथ मुख्य तौर पर लोकतंत्र और विविधता इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे क्या। वैसे तो मुख्य तौर पर हम ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो अध्याय है, इसको समझने वाले हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, जैसे विविधता का मतलब क्या होता है, उसी के साथ साथ समाज से क्या तात्पर्य है और हमें समाज के अंदर विविधता कैसे दिखती है। हमारे समाज के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम सभी का जीवन राजनीति से यानी कि चुनाव से बहुत ज़्यादा तौर पर प्रभावित होता है। और ये जो चुनाव है ये हमारे सामाजिक ताने बाने को, यानी कि चुनाव जब होते हैं तो लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, चुनाव में जब भाग लेते हैं तो वो अपने धर्म, जाति, भाषा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट देते हैं। और ये हमारे लोकतंत्र को किस तरीके से प्रभावित करता है ये देखेंगे। और इन सभी चीज़ों से लोकतंत्र क्या बेहतर होता है या फिर खराब होता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या फिर हम लोग कहें कि दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार ये चैप्टर होने वाला है, लोकतंत्र, विविधता। और हम मुख्य तौर पर आप सभी के साथ भारत के संदर्भ में और उसी के साथ साथ दूसरे देशों के संदर्भ में भी डिस्कशन करेंगे। कुछ देशों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे और इनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं और बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, लिखा है समाज में विविधता। सबसे पहले ये जो शब्द है इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जी विविधता का मतलब क्या होता है। अरे भैया, अपनी क्लास आपने देखी होगी, जिस क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं में आप सभी लोग हैं। आपकी क्लास के अंदर क्या सभी बच्चे एक जैसे हैं? क्या सभी की हाइट एक जैसी है? क्या सभी का धर्म एक जैसा है? क्या सभी की भाषा जो वो अपने घर पर बोलते होंगे वो एक है? क्या सभी का गांव एक है? क्या सभी क्या एक जैसा खाना बनता है? क्या सभी एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं? क्या सभी एक ही तरीके के त्यौहार को मनाते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास मौजूद, आपके समाज में मौजूद जो ये अलग अलग लोग हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। हम अपने आसपास क्या देखते हैं दोस्तों, हम लोग अपने आसपास अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग जातियों के लोग देखते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को विविधता कहा जाता है। और हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर हमें सबसे ज्यादा विविधताएं दिखती हैं कि नहीं? जी हां, आप दुनिया के किसी और देश में देखेंगे, जैसे पाकिस्तान में आपको अधिकतर मुस्लिम दिख जाते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको आधी से ज्यादा आबादी, लगभग 90% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम दिख जाती है। यूरोप के देशों में क्रिश्चियनिटी आपको ज्यादा दिख जाती है, वहां के लोगों की संस्कृति एक समान है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश आपको दिखता है जहां पर आपको अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, अलग अलग आप समूह देखते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है। कैसा देश है दोस्तों? हमारा प्यारा भारत देश विविधताओं वाला देश है ना। अलग अलग धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय के लोग हमारे प्यारे भारत के अंदर माफ कीजिएगा रहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि हमारे देश के अंदर ये जो सभी लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग इनके धर्म हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही शांति प्रिय तरीके से आप देखते हैं कि काफ़ी सालों से रहते आ रहे हैं, है ना। अब संस्कृतियां अलग अलग हैं, धार्मिक भावनाएं अलग अलग हैं, है ना।
वो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मुख्य तौर पर विविधता के तौर पर जानते हैं। हमारे भारत देश के अंदर तो विविधता हमें दिखती ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, और अमेरिका के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि वहाँ का जो समाज है या फिर वहाँ का जो माहौल है, उसके अंदर भी हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो दो समूहों में मुख्य तौर पर बटे हुए हैं। एक समूह को कहा जाता है अश्वेत समूह। क्या कहा जाता है? एक समूह को कहा जाता है अश्वेत समूह और दूसरे समूह को कहा जाता है श्वेत समूह। भाई श्वेत समूह का मतलब क्या है? श्वेत समूह का मतलब है कि भैया जी गोरे लोग, है ना, आप क्या देखते हैं कि ये गोरे लोग हैं, व्हाइट पीपल, जिनकी स्किन का कलर आप सफेद देखते हैं, जिनकी चमड़ी जो होती है वो सफेद होती है। वहीं अश्वेत लोग कौन है दोस्तों? अश्वेत लोग हमारे वो दोस्त हैं जिनका रंग आप काला देखते हैं। तो मुख्य तौर पर अमेरिका के अंदर भी हम देखते हैं कि वहां पर भी विविधता मौजूद है, और वहां पर मुख्य तौर पर हमें दो समुदाय दिख रहे हैं जो अपने रंग की वजह से, अपनी त्वचा के रंग की वजह से बटे हुए हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग अश्वेत लोग कहते हैं। शुरुआत से ही देखा जा रहा था कि इस अश्वेत समूह के साथ अमेरिका में जो इतने सालों से रह रहा था, ये अफ्रीका के निवासी थे, ये अफ्रीका में रहा करते थे। अमेरिका के अंदर इनको शुरुआत में गुलाम बनाकर ले जाया गया था, ये फिर वहीं पर बसना शुरू हो गए। शुरुआत में इनसे गुलामगिरी कराई गई, इनको दबा कर रखा गया, इनको खरीदा बेचा जाता था, और फिर इनकी जनरेशन्स अमेरिका के अंदर ही बस गईं। अब हम यहां पर मुख्य तौर पर देखते हैं कि ये जो अश्वेत लोग थे, जो ये डार्क लोग थे, ब्लैक लोग थे, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों? ये अफ्रीका से अमेरिका के अंदर आए थे, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। अफ्रीका के थे इनके पूर्वज, और आप देखते हैं कि ये अमेरिका में आकर बस गए थे। लेकिन आप देखते हैं कि अमेरिका में रहने के बाद भी, अमेरिका के अंदर इनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां बस जाने के बाद भी ये देखा जाता था कि इन अश्वेत लोगों के साथ बड़े स्तर पर क्या किया जाता था दोस्तों? भेदभाव किया जाता था, है ना। क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। इनको सम्मान नहीं दिया जाता था, इनको नौकरियां नहीं दी जाती थी, इनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था, इनकी भाषा का सम्मान नहीं किया जाता था, इनकी संस्कृति का सम्मान नहीं किया जाता था। हर तरीके से इन अश्वेत लोगों को बेकार समझा जाता था अमेरिका के अंतर्गत। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो, जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यही है वो व्यक्ति, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये क्या करते हैं? ये मुख्य तौर पर अमेरिका के अंदर जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। क्या करते हैं? ये उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं कि भैया जी ये जो नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है कि तुम गोरे हो, हम काले हैं, या फिर हम गोरे हैं या फिर तुम काले हो, ये जो नस्ल के आधार पर आपने भेदभाव कर रखा है, किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, इससे समाज में कोई भी समरूपता नहीं आ रही है, इससे समाज बटा हुआ है। तो मार्टिन लूथर किंग मुख्य तौर पर यह वकालत करते थे कि सभी को समान तौर पर क्या मिलने चाहिए? कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। और ये बहुत लंबे समय तक, यानी कि कब से कब तक? 1954 से 1968 तक आप लोग देखते हैं कि अमेरिका में क्या चलाते हैं? अमेरिका में नागरिक अधिकार चलाते हैं कि भैया सभी लोगों के लिए, अमेरिका में बसने वाला हर एक जो व्यक्ति है, चाहे वो श्वेत हो या फिर अश्वेत हो, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। उसके लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या करते हैं? इस नागरिक अधिकार को चलाते हैं। और अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। तो गांधी जी को कहा करते थे वो कि ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे टीचर हैं। गांधी जी को वो अपना गुरु माना करते थे। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर देखते हैं कि अमेरिका के अंदर मुख्य तौर पर ये जो नागरिक अधिकार था, ये किस तरीके से आगे बढ़ता चला गया, और आखिर अमेरिका के अंतर्गत नागरिक अधिकार को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम यहां पर ये देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ दोस्तों? 1945 में हम लोग देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, और उसके बाद अमेरिका में नस्लीय भेदभाव बढ़ने लगा, है ना। तो दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि साल 1945 के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतें बची थी। दुनिया के जो अधिकतर शक्तिशाली देश हुआ करते थे, जैसे जर्मनी था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सभी जो शक्तिशाली देश हुआ करते थे, इनके हालात खराब हो गए थे, और दुनिया में सिर्फ दो ही शक्तिशाली देश बचे थे दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद। कौन कौन से? एक तो था अमेरिका दोस्तों, एक तो क्या था दोस्तों? एक था अमेरिका, और दूसरा कौन सा था दोस्तों? दूसरा था रूस। तो दुनिया में यही दो शक्तिशाली देश बचे थे। अब अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया था, और आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर खुद हालात काफी सही नहीं थे। वहां पर गोरे और काले लोगों के बीच में आप देखते थे कि मुख्य तौर पर भेदभाव हुआ करता था। वहां पर लोगों के बीच में अश्वेत लोगों के साथ आप देखते हैं कि अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव, नस्ल का मतलब क्या होता है कि उनके रंग के आधार पर जो भेदभाव थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। हम यहां पर देखते हैं कि अश्वेत लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। वहां की जो सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, जिसको सबने चुना था, वो चुनी हुई सरकार ही अश्वेत लोगों को दबाने की कोशिश कर रही थी, और इस तरीके के गलत गलत कानून बना रही थी
थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे। अश्वेत लोगों को दबाने के लिए अलग अलग तरीके के कानूनों को अमेरिका में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। साल 1980 के दशक में देखा गया कि लगभग अमेरिका में 33% जो लोग थे वो काले लोग थे। क्या है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर लगभग 33% जो लोग थे कि 100 में से लगभग 33 लोग जो थे वो अश्वेत थे, यानी कि काले लोग रहा करते थे अमेरिका के अंदर साल 1980 के बाद। और इसके अंदर देखा गया कि जो 20% लोग थे वो हिस्पैनिक थे। हिस्पैनिक मतलब कौन होते हैं? हिस्पैनिक मतलब वो लोग होते हैं जो ना तो गोरे हैं, ना तो वो वाइट हैं, और ना ही आपको दिखता है कि वो काले हैं, अश्वेत हैं, बल्कि उनका रंग हमारी जैसा होता है, जो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि लैटिन अमेरिका के थे, है ना। तो अमेरिका में हम देखते हैं कि व्हाइट लोग भी थे, यानी कि श्वेत लोग भी थे, अश्वेत लोग भी थे और हिस्पैनिक लोग भी थे। तो व्हाइट भी थे और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ब्लैक लोग भी थे और हिस्पैनिक लोग भी वहां पर मौजूद हुआ करते थे। और ये जो अश्वेत लोग थे, ये जो अश्वेत लोग थे और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हिस्पैनिक लोग थे, इन दोनों के ही साथ बड़े तौर पर क्या किया जाता था कि ये लोग गरीब थे और ये लोग बड़े स्तर पर बेघर हुआ करते थे। साल 1950 में, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के 5 साल बाद ही देखा जाने लगा अमेरिका में बड़े स्तर पर इन सभी लोगों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग उठने लगी। और धीरे धीरे ये बात उठने लगी कि अश्वेत लोगों को जो दबाया जाता है, कमजोर समझा जाता है, ये सही नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान कानून और अधिकार होने चाहिए। साल 1954 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया दोस्तों? अलग परंतु समान सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। आप देखते हैं कि अमेरिका का जो कोर्ट था ना, वो भी क्या कह रहा था? वो भी सबको समान नहीं मान रहा था। कानून की नजर में तो सब समान होने चाहिए ना, लेकिन अमेरिका के अंदर जो सरकार थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो मुख्य तौर पर अश्वेत लोगों के साथ गलत कर रही थी। वो सिर्फ व्हाइट लोगों का ध्यान रख रही थी। और जो वहां की आप कोर्ट को देखते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं, वो भी ये कह रहा था कि हम सबको समान मानने को तैयार नहीं है ना। तो ये किस तरीके का कानून अमेरिका के अंदर बना हुआ था और ये कैसे देश को चला रहे थे? इसी बात की वजह से आप देखते हैं कि अमेरिका में जो हमारे अश्वेत लोग थे वो नागरिक अधिकारों की मांग करते हैं। और साल 1960 के अंतर्गत मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या करते हैं भैया जी? पूरे तौर पर कोशिश करते हैं कि देश के अंदर सभी के लिए समान कानून और अधिकार होने चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ उसके रंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अंदर ये जो अश्वेत लोग थे, इनको हर तरीके से परेशान किया जा रहा था, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये जो अश्वेत भाई थे हमारे, आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाने को तत्पर थे। और यहां पर हम लोग एक सवाल के जरिए इस कहानी को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो अधिकतर ये अश्वेत लोग थे, ये ज्यादातर खिलाड़ी हुआ करते थे। ये अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे और अमेरिका की तरफ से ही खेला करते थे, है ना। थे ये लोग अमेरिकी ही, है ना। अब मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि इस साल 1968 में 1968 में मैक्सिको नामक क्षेत्र में, है ना, मैक्सिको नामक देश में आप देखते हैं कि ओलंपिक्स होते हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि दो अमेरिकी, ये जो दोनों व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये दोनों अमेरिका के हैं, है ना। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ठीक है जी, मिस्टर टॉमी और मिस्टर जॉन, ये दो व्यक्ति हैं, दोनों अमेरिकन हैं। और आप देखते हैं कि ये दोनों के दोनों अश्वेत हैं, है ना। इनका जो रंग है वो काला है। अब ये लोग अमेरिका के हैं और मैक्सिको में गए थे और वहां पर ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया के अलग अलग सभी देशों के लोग आए हुए थे और ये दोनों अमेरिकी क्या कर जाते हैं? इस प्रतिस्पर्धा को जीतते हैं। दौड़ जो हुई थी 100 मीटर दौड़, उसमें ये लोग जीतते हैं। अब इसके बाद जब इनको अवार्ड मिलता है दोस्तों, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अवार्ड के अंदर एक प्रकार से विरोध को प्रदर्शित करते हैं। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर हालात सही नहीं है। और ये क्या तरीका अपनाते हैं? आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि ये बिना जूतों के ही क्या करते हैं दोस्तों? स्टेज पर पहुंचते हैं। जब इनको प्राइज मिलता है ना, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज मिलता है, तो आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं? बिना जूतों के ही स्टेज पर पहुंचते हैं और अपने हाथों के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? दास्ताने पहनते हैं काले रंग के, और मुट्ठी बनाकर ये लोग क्या करते हैं? एक प्रकार से अश्वेत लोगों के साथ किया जाने वाला जो भेदभाव है, जो अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, उसे पूरी दुनिया के सामने, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने रख देते हैं, है ना। और इस काले दस्ताने का मतलब क्या था? इस काले दस्ताने का मतलब था कि जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको इकट्ठे होने की जरूरत है। तो एक प्रकार से जब ये घटनाक्रम होता है तो दुनिया की जो सभी मीडिया थी, वो इस इंसिडेंट को, इस घटना को कवर करती है। और पूरे विश्व के अंदर क्या होता है? अमेरिका का जो कानून का तरीका था, जैसे वो अपने यहां पर रहने वाले अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे,
लोग अलग अलग देशों के क्या करते हैं और अलग अलग देशों की सरकारें अमेरिका की सरकार पर एक प्रकार से विरोध करती हैं, उन पर दबाव डालती हैं कि आपको ज़रूरत है कि अपने यहाँ पर जो रहने वाले अश्वेत लोग हैं उनको क्या किया जाए, उनको समान अधिकार दिए जाए, है ना। तो खिलाड़ी भी अपने तरीके से क्या कर रहे थे दोस्तों, आपको दिखता है कि जो अश्वेत लोगों की गरीबी थी, अश्वेत लोगों के साथ जो किया जाने वाला भेदभाव था, उसे दुनिया के सामने रख रहे थे, है ना। अब ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था मुख्य तौर पर, जिसमें ये बात की जा रही थी कि सबको समान अधिकार मिले, इसकी पूरी की पूरी कहानी और पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है, इसको अच्छे तरीके से और समझते हैं। साल 1966 में आप देखते हैं कि ये जो आंदोलन था ये तेजी से उभरता चलता रहता है और साल 1975 तक ये मौजूद रहता है। इस आंदोलन के जरिए मुख्य तौर पर क्या किया जा रहा था, ये जो नस्लवाद था, नस्लवाद का मतलब क्या होता है कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति से उसके त्वचा के रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, तो इसी को समाप्त करने के लिए मुख्य तौर पर क्या किया जा रहा था, अमेरिका के अंदर ये अश्वेत शक्ति आंदोलन हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर हुआ। और इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने का सही तरीका है दोस्तों क्या है कि मुख्य तौर पर सबको कानून का समान अधिकार दिया जाए, मुख्य तौर पर क्या किया जाए, कानून ऐसे बनाए जाए जिसमें सबको समान तौर पर आगे बढ़ने का अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना। तो यहां पर एक शब्दावली आप जरूर यूज होते हुए देख रहे हैं और जिसे मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, कहा था आपसे शुरुआत में कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एफ्रो अमेरिकी थे। अब ये एफ्रो अमेरिकी लोग होते कौन हैं, क्योंकि अमेरिका का जो इलाका रहा है, अमेरिका का जो आप क्षेत्र देखते हैं, वहां पर मुख्य तौर पर शुरुआत से ही देखा गया है कि व्हाइट लोग रहा करते थे। तो ये अश्वेत लोग, ये काले लोग आखिर आए कहां से, इसको समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि एफ्रो अमेरिकन, ये लोग कौन है दोस्तों, ये अश्वेत अमेरिकी हैं, ये काले अमेरिकीज को कहा जाता है। और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो कहां से आए थे, वो अफ्रीका से आए थे। मुख्य तौर पर 16वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में क्या किया गया था, अमेरिका में बहुत सारे जो अफ्रीका के लोग थे उनको गुलाम बनाकर लाया गया था और उनको गुलामी कराई जाती थी अमेरिका के अंतर्गत। तो शुरुआत में इनके पूर्वजों को, जो आज के समय में अमेरिका में रहते हैं एफ्रो अमेरिकन, इनके जो पूर्वज थे शुरुआती समय में 17वीं सदी से 19वीं सदी तक आप देखते हैं कि लगभग 200-250 सालों के बीच में अफ्रीका के अलग अलग इलाकों से इनके पूर्वजों को लाया गया था और इनको फिर अमेरिका में गुलाम की तरीके से रखा गया था और उसके बाद फिर ये लोग यहीं पर बस जाते हैं। और फिर इसी के बाद आप लोग क्या करते हैं कि मुख्य तौर पर क्योंकि ये गुलाम के तौर पर लाए गए थे, तो इनको पूरे तौर पर समाज में क्या दिया गया था, स्वीकार्यता नहीं दी गई थी, इनको कुछ अधिकार नहीं दिए गए थे और इनको हर तरीके से क्या किया गया था, परेशान किया गया था वहां की सरकारों के जरिए। तो एफ्रो अमेरिकी वो लोग हैं जो मुख्य तौर पर अमेरिका में रहते हैं और आपको क्या दिखता है कि ये लोग अश्वेत हैं, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं वो अफ्रीका से संबंधित है। एफ्रो का मतलब क्या हुआ, अफ्रीका। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और यहां पर हम लोग अब अमेरिका की कहानी को ख़त्म करते हुए बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर अपने देश के संदर्भ में भी कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने समाज को समझना होगा। हमारा जो प्यारा भारत है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर हर एक चीज़ सही तरीके से नहीं है। कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी समाज जो होता है दोस्तों वो पूरे तौर पर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हर समाज के अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियाँ या फिर खामियाँ होती हैं और भारत के संदर्भ में भी हम लोग क्या देखेंगे, इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इन सभी कमियां होने के बाद क्या हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्या हमारे देश का लोकतंत्र आगे बढ़ा और अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं और इसी सामाजिक पहचान को दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। अगर भारत के संदर्भ में अगर आप लोग देखें तो क्या किया जाता है दोस्तों कि आपकी जो सामाजिक पहचान है, आपकी जो सामाजिक पहचान है वही आपकी क्या बन जाती है, उसी के आधार पर लोग क्या करते हैं, उसी के आधार पर लोग भारत के जो चुनाव है या फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी वोटिंग का तरीका है उसमें भागीदारी लेते हैं। जब भी आप लोगों ने सुना होगा मुख्य तौर पर कि हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे आप देखते हैं कि पार्षद के चुनाव हो, छोटे स्तर पर जो होते हैं या फिर पंचायत के चुनाव हो, वहां पर जब आप देखते हैं कि चुनाव हो रहा होता है तो लोग मुख्य तौर पर क्या कर लेते हैं, अपनी जाति के आधार पर, भैया जी ये जो अंकल खड़े हुए हैं ना, ये जो नेताजी खड़े हुए हैं ये हमारी जाति के हैं, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। ये जो व्यक्ति है ना ये हमारे धर्म के हैं, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। ये जो व्यक्ति है ना ये तो हमारी भाषा बोलते हैं, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। और जब समाज के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जब नेता लोगों का चुनाव, जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे देश को चलाएंगे, जो हमारे समाज को चलाएंगे, जो हमारे लोकतंत्र को चलाएंगे, जब इनका चुनाव ही आप देखते हैं कि सही तरीके से नहीं होता, किसी
भी व्यक्ति का अगर आपको चुनाव करना है तो किस तरीके से किया जाए? अरे भाई ये देखो कि वो क्या वादे कर रहा है, क्या वो उन वादों को पूरा करने के योग्य है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्या वो इतना क्वालिफाइड है, क्या वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो जो बातें कर रहा है उनको पूरा कर सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये बहुत ही गलत बात मौजूद है कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है कि समाज को बांट दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि जब देश के अंदर चुनाव हो रहे होते हैं तो मुख्य तौर पर लोग अपने समुदाय विशेष की तरफ या फिर अपने समुदाय विशेष के व्यक्ति को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं की भाषा, उन्हीं का धर्म, उन्हीं की जाति का जो व्यक्ति है वो समाज के अंदर क्या हो दोस्तों, आगे आए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इससे हमारे देश की जो राजनीति है क्या वो मजबूत होगी या फिर वो कमजोर होगी, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर अगर हम नेता लोगों का चुनाव उनकी जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर करेंगे तो क्या हम सही नेताओं को चुन पाएंगे? जी हां, आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग सही नेताओं का चुनाव नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको नेता व्यक्ति को चुनना हो, जब भी आपको अपने लीडर को चुनना हो तो मुख्य तौर पर आप उसके वादों को देखिए, नहीं तो आप देखते हैं कि हम गलत व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ अपने धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को चुन लें, वो सिर्फ भैया हमारा धर्म भी आपके धर्म का ही है, आप भी हमारी भाषा बोलते हैं, हम भी आपकी भाषा बोलते हैं, हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन वो आदमी कुछ काम करने को तैयार ही नहीं है। और आप देखते हैं किस तरीके से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है, देश की राजनीति कमजोर होती है, देश के लोगों की जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो ध्यान देने की जरूरत है कि मुख्य तौर पर जब भी आप नेता लोगों का चुनाव करें तो मुख्य तौर पर क्या करें, उनके किए जाने वाले जो वादे हैं उसको ध्यान में रखें, क्योंकि भैया आने वाला भविष्य आप ही लोगों का है दोस्तों, है ना। आप ही लोग मुख्य तौर पर क्या करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। एक अच्छा वोटर आप लोगों को बनना है। आपको जब आप 18 साल के हो जाएं दोस्तों, तो उस समय मुख्य तौर पर जब भी कभी नेता लोगों का चुनाव आप करने जाए ना, तो मम्मी पापा को भी बता देना और खुद भी अच्छे तरीके से समझदारी के साथ उसी व्यक्ति को चुनना जो सही वादे करे, है ना, और जो उन वादों को पूरा करने के योग्य हो। बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में, हमारा जो प्यारा भारत है, यहां पर जो समाज है वो मुख्य तौर पर क्या किया गया है। आप देखते हैं कि भारतीय समाज को मुख्य तौर पर लोगों को, अगर हम आज से लगभग 1000 साल पीछे जाएं, 2000 साल पीछे जाएं, तो भारतीय समाज मुख्य तौर पर आपको 4 वर्गों में बटा हुआ दिखता है। और ये जो 4 वर्ग हम यहां पर देख रहे हैं, ये कैसे बटे हैं, लोगों को उनके काम के आधार पर बांट दिया गया था, है ना। क्या किया गया था दोस्तों कि मुख्य तौर पर लोगों को उनके काम के आधार पर बांट दिया गया था कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसको उसी समूह से संबंधित माना जाता था, है ना। और आपने जरूर सुना होगा कि भारत के अंदर ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं और हमारे शूद्र लोग, है ना। तो मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस पर्टिकुलर काम को कर रहा था, जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा था, उसको उसी समूह संबंधित से जोड़ दिया गया। और आप देखते हैं कि कुछ काम जो थे वो ये माने गए कि ये जो काम है ना, ये सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही कर सकते हैं। जैसे पठन का काम है, जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है, वो जो हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वही मुख्य तौर पर कर सकते हैं। और कुछ काम जो थे वो सिर्फ नीची जाति के लोग, है ना, जो नीचे समाज के माने जाते हैं, उनके लिए ही तय कर दिए गए थे। और आप देखते हैं कि ये बहुत सालों तक चलता रहा, 1000 सालों तक आप देखते रहे, हजारों सालों तक कुछ इसी तरीके से भारत के अंदर जो लोग थे उनको उनके काम के आधार पर बांट दिया गया और उसके आधार पर ही आप देखते थे कि समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। देश को आज़ादी मिलती है साल 1947 में, है ना, 1947 के अंदर देश को आज़ादी मिलती है। और देश में मुख्य तौर पर यह कहा जाता है कि भैया जी हमारे देश के कानून में सबको समान अधिकार देने की बात की जाती है। यह कह दिया जाता है कि जो चीज़ें देश में आज़ाद होने से पहले चल रही थी, जो ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव हुआ करता था, वो देश के अंदर समाप्त करने की कोशिश की जाती है। और आज़ाद जब हम हुए थे ना, उस समय देश के अंदर जो अधिकतर संसाधन थे वो ऊंची जाति से आने वाले जो लोग थे उनके पास थे। तो मुख्य तौर पर हमारे देश के अंदर जो सरकार थी उसने क्या किया, सबका साथ सबका विकास करने की कोशिश की और संसाधन को सरकार ने अपने हाथ में रखा और सभी को इन संसाधनों का दोहन करने या फिर उपयोग कराने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए यहां पर देखते हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, यानी कि जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई, है ना। अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया कि भैया जी स्कूल होते हैं, साइंस कर सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश होता है, लिटरेचर होते हैं, अलग अलग ये जो सब्जेक्ट्स थे, स्कूल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और आज़ादी के बाद हम लोग देखते हैं कि बाद की सरकारों ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें कि हमारे समाज के अंदर ये जो पिछड़ापन है कि हम अपने देश के अंदर देखते हैं कि
जात के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है, इसको दूर करने का या फिर इसको खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। एक शिक्षित व्यक्ति आपको दिखता है कि वो भेदभाव कम करता है ना। उसे पता होता है कि भैया जी हम सभी की पहचान क्या है, ना तो हमारी पहचान हमारे धर्म से है, ना तो हमारी पहचान हमारी भाषा से है, ना तो हमारी पहचान हमारी जाति से है, ना तो हमारी पहचान आप देखते हैं कि हमारे समुदाय से है। आप और मैं पहले भारतीय हैं। जी हाँ, आप और मैं पहले क्या है भैया जी, हम लोग पहले भारतीय हैं। वी आर फर्स्ट इंडियंस, है ना। हम लोग पहले क्या है दोस्तों, वी आर फर्स्ट इंडियन। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हमारा धर्म आएगा, जाति आएगी, भाषा आएगा, और जो आप किसी और समुदाय से जुड़े हुए हैं तो वो चीजें आएंगी। जब आप देश से बाहर जाते हो, जब आप अमेरिका जाते हो, रशिया जाते हो, जापान जाते हो, कनाडा जाते हो, और जब वहां पर जाते हो तो आपको क्या कहा जाता है? क्या आपको वहां पर आपके धर्म से पुकारा जाता है? क्या ये कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म से हैं या फिर मुस्लिम धर्म से हैं? या ये कहा जाता है कि भैया जी आप हिंदी भाषा बोलते हैं? या फिर ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर समुदाय से संबंधित हैं? नहीं, वहां पर आपकी और हमारी पहचान भारतीय होती है। जब देश से बाहर हमारी पहचान भारतीय है तो देश में हमारी पहचान भारतीय क्यों नहीं हो सकती? आप और हम पहले भारतीय हैं, है ना। हम लोग पहले इंडियंस हैं, है ना। हम लोगों की पहचान भारतीय होनी चाहिए और किसी और चीज से हम लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और ये जो सोच है, ये जो चीज है, वो कैसे होगी दोस्तों? आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो सोच है, ये मुख्य तौर पर शिक्षा के जरिए ही की जा सकती है कि हम लोग पहले अपने आप को देश का नागरिक समझें और उसी के जरिए हमारे समाज के अंदर व्याप्त जो अलग अलग प्रकार की आप त्रुटियां देखते हैं उसको खत्म किया जा सकता है। और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमारे देश का जो मीडिया है, हमारे देश के अंदर जो न्यूज़पेपर हैं, अलग अलग प्रकार से आप देखते हैं कि अखबार हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उसके अंदर भी लोगों को जागरूकता दी जाए और लोगों को किया जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनके संदर्भ में बातें बतानी चाहिए। और उसी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे देश के अंदर जो काफी लंबे समय से जो हमारी पिछड़ी जाति के लोग रहे हैं, नीची जाति के लोग माने जाते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, है ना। तभी हमारा देश वास्तविकता में क्या कर सकता है दोस्तों, आगे बढ़ सकता है। अच्छा, अब हमारे देश में मुख्य तौर पर क्या किया गया, आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश में संविधान में, देश का जो कानून बनाया गया, उसमें दो बातें मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि की गई। क्या बात की गई कि भैया जी सबसे पहली बात ये की गई कि हमारे देश में सबको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। हमारे देश में कानून की नज़र में सबको समान माना गया। अब हमारे देश में जब भी चुनाव होता है, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, भाषा से हो, आप किसी भी समुदाय से हो, आपका जो वोट है ना, वो समान होगा। चाहे आप उत्तर में रहें या फिर दक्षिण में, पूरब में रहें या फिर पश्चिम में, चाहे आप कितने भी अमीर हों, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंबानी साहब कहेंगे कि भैया जी हम तो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, जब चुनाव होगा ना तो मैं 2 बार वोट डालूंगा, मेरे वोट की जो वैल्यू हो वो 2 बार गिननी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। कानून की नज़र में सबको समान माना गया है। आप क्या देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर सभी लोग एक साथ इकट्ठे मिलकर रहें, और जो लोग हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर क्या हो गए हैं, विकास की धारा में पीछे रह गए हैं, जो काफ़ी कमज़ोर लोग रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं आ पाए हैं, जिनका शोषण किया गया है हज़ारों सालों से, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, देश में सभी को समान माना गया। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर वयस्क मत अधिकार दिया गया है, यानी कि देश के अंदर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय का व्यक्ति है, 18 साल से प्लस है, 18 साल से बड़ा है, तो वो देश के चुनाव के अंदर भाग ले सकता है और मुख्य तौर पर अपने नेता को चुन सकता है ना। और आप देखिए, जब हमारे देश के अंदर इस तरीके की आप देखते हैं कि शुरुआत की गई थी, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश ने ये सोचा था, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा कि भैया हम अपने देश के अंदर वोटिंग सिस्टम में सभी को समान अधिकार देंगे, तो उस समय के जो बहुत सारे ज्ञानी लोग थे हमारे, जो अलग अलग देशों के थे, वो हमारे देश के संविधान पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है और वहीं कोई अनपढ़ आदमी है, ये दोनों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है, ये दोनों एक जैसे नेता को कैसे चुन सकते हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि अशिक्षित जो लोग हैं, जो भारत के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास इतना दिमाग नहीं है, उनके पास इतना विवेक नहीं है कि वो सही तरीके से अपने वोट का प्रयोग कर सकें। लेकिन भैया जी हमारे देश के अंदर जो संविधान निर्माता रहे थे, हमारे देश के अंदर जो हमारे नेतागण रहे थे, और मुख्य तौर पर गांधी जी का ये मानना था कि अगर कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इतना समझदार है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को पाल सकता है, अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रख सकता है, तो वो इतना समझदार है कि वो अपने देश के अंदर सही नेता का चुनाव जरूर कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आप क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर सभी को क्या दिया गया दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। भैया आप अगर दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं, अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप मुख्य तौर पर अमेरिका के अंदर देखिए कि वहां के जो काले लोग थे, वहां के जो श्वेत लोग थे, वो वोटिंग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें पूरे तौर पर क्या मिले, वोटिंग मिल सके। वहां की जो महिलाएं हैं,
यूरोप के बड़े बड़े देशों की जो आप महिलाएं देखते हैं वो अपने देश की सरकारों से वोटिंग की मांग करते नहीं, लेकिन हमारा प्यारा भारत देखिए कि जब साल 1947 में आजाद हुआ, साल 1950 में देश का कानून लागू हुआ, तो सबको, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, सबको साथ लेकर चले। और हमारे देश के नेतागणों ने एक प्रकार से इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को सेट किया कि हमारा जो प्यारा भारत देश है वो सबका साथ सबका विकास करता है और हम सबको आगे लेकर चलने वाले देश हैं, है ना। और उसी के साथ साथ भारत के अंदर मुख्य तौर पर एक तो सबको समान वोट देने का अधिकार दे दिया, और उसी के साथ साथ जो हमारे देश के अंदर क्या किया गया, एक और तरीका अपनाया गया देश के संविधान में, मुख्य तौर पर एक और चीज को अपनाया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कि हमारे यहाँ पर जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यानी कि जो हमारे एससी भाई हैं और उसी के साथ साथ जो हमारे एसटी भाई हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, वो हमारे भाई जो मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, जो विकास की दर में पीछे रह गए हैं, है ना। हजारों सालों से इनका शोषण होता रहा, तो ये लोग पीछे रह गए हैं, बाकी सभी लोग विकास की धारा में आगे बढ़ गए हैं, उन लोगों ने अपने आप को अच्छा कर लिया है। और ये जो लोग हैं इनको नीचा माना गया और इनको शोषित किया गया, इसी वजह से ये पीछे रह गए। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब का मतलब जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो भी विकास की धारा में पीछे रह गए, उनका भी विकास नहीं हो पाया। इसीलिए देश के अंदर क्या किया गया, इनको सभी के साथ जोड़ने के, इनको देश के विकास में जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया है। अब आरक्षण क्या होता है, एक बार हम लोग इसको मुख्य तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए कि देश के अंदर मान लीजिए कि ये एक प्रकार से आप लोग देखते हैं कि देश में सभी जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर आप लोग देख रहे हैं कि वो सभी लोग इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, सबने अपने घरों को अच्छा किया, सबने अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया, सबने मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर नौकरियों को प्राप्त किया और अपने जीवन को बेहतर किया। लेकिन आप देखें, क्योंकि हमारा जो ये एससी समुदाय है और हमारा जो ये एसटी समुदाय है, आप देखते हैं कि इनको हजारों सालों से दबाया गया, परेशान किया गया, तो ये लोग ना विकास की धारा में काफी पीछे रह गए। ये क्या रह गए दोस्तों, ये उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए क्या किया गया, जब देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे आदिवासी भाइयों को और उसी के साथ साथ जो हमारे दलित भाई हैं, इनको क्या किया गया कि भैया जी आप लोग विकास की धारा में पीछे रह गए हो, है ना। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए ना सरकार ने क्या किया कि हम लोग ना पहले से ही आपकी सीटों को आरक्षित कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग पहले से ही आपकी सीटों को आरक्षित कर देते हैं कि अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुख्य तौर पर क्योंकि आप काफी पीछे रह गए, तो सबके साथ जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एक प्रकार से जंप दे रहे हैं कि आप सबके साथ जुड़ जाएं। यानी कि जब देश के अंदर अब नौकरियां निकलेंगी तो उसमें पहले से ही कुछ सीट्स आपके लिए रिजर्व रहेंगी, आप कम नंबर पर इन नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ आप कम नंबर पर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप शोषित हुए थे। आप क्या देखते हैं कि आपका शोषण हुआ था, तो इसी आधार पर आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब आज के समय में आप लोग देखें कि इस आरक्षण मिलने की वजह से भारत के अंदर जो हमारा दलित समुदाय और जो हमारा शेड्यूल ट्राइब समुदाय था, अब वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि आप आए दिन सुनते हैं कि हमारे दलित समुदाय के लोग IITs को निकाल रहे हैं, है ना। और मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि IIM जैसे बड़े बड़े सेवा में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में काम कर रहे हैं, IAS IPS अधिकारी बन रहे हैं। और ये कैसे संभव हो पा रहा है, ये मुख्य तौर पर आरक्षण के कारण ही आपको संभव होता हुआ दिखा। अगर आरक्षण नहीं मिलता तो ये लोग तो बहुत पीछे रह जाते, इनको ज्यादा अवसर नहीं मिल पाते, है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर देश के अंदर सबको समान वोटिंग देकर और देश के अंदर आरक्षण को ध्यान में रखकर हमारे देश के अंदर क्या किया गया, ये जो भेदभाव था समाज के अंदर, जो लोग पीछे रह गए थे उनको आगे लाने की कोशिश की गई। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखने लायक है दोस्तों, वो क्या कि यूरोप के जो अधिकतर देश थे वहां पर जो महिलाएं थी ना भैया, उनको वोट देने का अधिकार कई 100 सालों के बाद मिला। साल 1920 में आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो वहां की महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार मिला। फ्रांस में तो 1945 के आसपास आप देखते हैं कि उनको वोट देने का अधिकार मिला। तो ये जो अपने आप को बड़े बड़े प्रगतिशील देश कहते हैं कि भैया जी हम तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और हम सबसे बढ़िया देश हैं, वहाँ पर महिलाओं को आप देखते हैं कि वोट देने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन भारत जैसे देश में आप देखें कि मुख्य तौर पर आप देखें कि जैसे ही हमें आज़ादी प्राप्त होती है तो हमने मुख्य तौर पर क्या किया दोस्तों, सभी को समान अधिकार दिया। भाई अमेरिका अपने आप को दुनिया का सुपर पावर देश कहता है, अपने आप को अति विकसित वाला देश कहता है कि भैया हमसे बढ़िया देश तो कोई है नहीं, लेकिन उस देश के अंदर कोई भी महिला राष्ट्रपति आज तक नहीं चुनी गई है। 400 साल हो गए हैं अमेरिका को देश बने हुए और इन 400 सालों के अंदर कोई भी महिला आज तक अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति की गद्दी पर नहीं बैठी है। भारत लगभग 75 साल ही हुए हैं, आपको दिखता है कि आजाद हुआ है, और हमारे देश के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास महिला राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा पाटिल जी। हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी महिला है ना। तो भारत जैसे देश के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि मुख्य तौर पर आप देखें कि भारत जैसे देश के अंदर
हमारे पास महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं इंदिरा गांधी जी के तौर पर, हमारे पास महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। और हमारे देश के अंदर अगर आप लोग देखें तो जो हमारे अलग अलग राष्ट्रपति रहे हैं, क्या सभी एक ही धर्म के हैं? आपको यहां पर भिन्न भिन्न समुदाय से आने वाले हमारे राष्ट्रपति दिख जाएंगे, आपको अलग अलग समुदाय से आने वाले हमारे प्रधानमंत्री दिख जाएंगे। और यही बात क्या है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति के पद पर आपको सिख, मुसलमान, दलित समुदाय के लोग आते हुए दिख जाएंगे। और ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि एक अजब तरीके का क्या है दोस्तों, लोकतंत्र है ना। ये जो खूबसूरती है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। ये हमारे भारत के लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि देश के नेतृत्व में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हर समुदाय से व्यक्ति आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सत्ता को चलाने में सभी लोगों को शामिल करता हुआ देखा जा रहा है। भाई अमेरिका के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों, एक तो वहां पर पहली कोई महिला राष्ट्रपति नहीं है, और देखा जाए इन 400 सालों से भी ज्यादा लंबे इतिहास में कितने अश्वेत राष्ट्रपति आए हैं, कितने ब्लैक प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका के अंदर। तो सिर्फ एक बराक हुसैन ओबामा सिर्फ एक अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, जो क्या बने हैं दोस्तों, अश्वेत हैं। बाकी कभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर हमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग लिंगों के लोग जो हैं आपको राष्ट्रपति के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर आते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो दूसरे देशों के लोकतंत्र से बेहतर है। और भारत के अंदर जो लोकतंत्र को चलाने का तरीका है वो बहुत ही जबरदस्त है। अब बढ़ेंगे आगे, और यहां से हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं दोस्तों, एक एक कर उसको आपके सामने रखते चलेंगे, तो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि सामाजिक विविधता से आप लोग क्या समझते हैं। भैया जी, सामाजिक विविधता का मतलब है कि एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर मुख्य तौर पर हमें अलग अलग, विविधता का मतलब क्या होता है दोस्त, विविधता का मतलब होता है अलग अलग, है ना। विविधता का मतलब क्या होता है दोस्त, विविधता का मतलब होता है अलग अलग, है ना। हमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक लोग दिख जाते हैं, अलग अलग प्रकार के भाषा समूह दिख जाते हैं, अलग अलग प्रकार के आर्थिक स्तर के लोग दिख जाते हैं, अमीर और गरीब। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को विविधता कहा जाता है। और हमारा प्यारा भारत देश एक विविधता वाला देश है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, स्पष्ट कीजिए भाई। भारत पूरे तौर पर दुनिया का सबसे विचित्र देश कहा जा सकता है। बहुत ही विविधताओं वाला जीता जागता देश है हमारा प्यारा भारत। हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, और ये सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी सामाजिक समूह के लोग अपने आप को विशिष्ट मानने लगें तो इससे क्या परिणाम होगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी देश के अंदर जो रहने वाला कोई समुदाय है, वो समुदाय अपने आप को देश के अंदर रहने वाले दूसरे समुदायों से बेहतर मानने लगे। जैसे हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हिंदी भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो देश में लगभग 40% हैं। और अगर देश के अंदर ये हिंदी भाषी लोग कहेंगे भैया जी भारत तो हमारा है, बाकी कोई भी जो भाषा है ना वो भारत की भाषा नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ हिंदी भाषा के लोगों का ही क्या होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए। क्या इससे हमारा देश मजबूत होगा? क्या इससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा? नहीं होगा। ये आपको भी पता है दोस्तों कि मुख्य तौर पर यह है कि जब किसी देश के अंदर जो सामाजिक पहचान है उसके अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि लोग जब अपने आप को क्या करने लगे, विशेष मानने लगे कि भैया जी हमारा जो धर्म है या फिर हमारी जो भाषा है वो बेहतर है, तो उससे आप लोग क्या देखते हैं कि उससे जो देश का मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो मजबूती है देश के अंदर, जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है और देश की सामाजिक विविधता कहीं ना कहीं आपको खतरे में जाती हुई दिखती है। अगला सवाल है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया का राजनीति पर क्या असर होता है। मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें कि देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, भाषा के आधार पर हमें अलग अलग समुदाय दिखते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो जो किसी भी देश की सरकार हो उसका कार्य क्या होना चाहिए, उसका कार्य यह होना चाहिए कि सरकार देश के संविधान के हिसाब से क्या करे, देश के संविधान के हिसाब से कार्य को करे, देश के संविधान को ध्यान में रखकर क्या करे, कार्य करे। अगर कोई भी समूह है, मान लो कि भैया हमारे देश के अंदर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सरकार से डिमांड करने लगे कि देश में ना अब सिर्फ हिंदी भाषा ही चलनी चाहिए और भाषाओं को हटा दो, और सभी भाषाओं को क्या कर दो, हटा दो, सिर्फ देश के अंदर हिंदी भाषा को ही करो, हिंदी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई होगी स्कूल कॉलेज के अंदर। क्या ये दूसरी भाषाओं के साथ गलत नहीं है? जी हां, देश के अंदर मुख्य तौर पर जो भी कोई समुदाय हो, अगर वो किसी प्रकार की मांग सरकार से कर रहा है तो सरकार का दायित्व है कि वो मुख्य तौर पर देश के संविधान को ध्यान में रखे और उसी के आधार पर समुदाय की जो मांग है उसको पूरा करे। और उस मांग को अगर वो सही है, देश के कानून के लिए सही है, देश के विकास के लिए सही है, तभी माना जाए। हर मांग को मानना सही नहीं है।
अगला सवाल है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से क्या लाभ होता है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देखा है और बहुत से लोगों के इस मुद्दे पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग सामाजिक तौर पर देखें, है ना, अगर हम सामाजिक ताने बाने को देखें कि हमारे बहुत से जो भाई हैं, आपको दिखता है कि हम सभी लोग विकास की धारा में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये जो लोग हैं ये काफ़ी पीछे रह गए हैं। और इसी वजह से इनको सभी के साथ जोड़ने के लिए क्या किया गया है, इनको कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई हैं कि भैया जी आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हमने पहले से ही सीटों को आरक्षित किया हुआ है। और सरकारी नौकरियों में इसको क्या कहा गया है दोस्तों, इसको हम लोग आरक्षण के तौर पर देख रहे हैं। और इससे मुख्य तौर पर क्या हुआ है, आप देखते हैं कि आरक्षण मिलने की वजह से, क्योंकि अब पहले से ही कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया है कि इतने तो हमारे एससी भाई होंगे, इतने तो हमारे एसटी भाई होंगे। इसके जरिए देश के अंदर हर सरकारी तंत्र में हमें क्या दिख जाता है, समाज का हर वर्ग दिखता है। देश के अंदर सत्ता की साझेदारी हो रही है, देश में सरकारी नौकरियों में हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं, देश में देश के शासन में हमें हर धर्म के, हर जाति के लोग दिख रहे थे, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। अगला सवाल है कि सामाजिक विविधता को उचित सम्मान देने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारी सामाजिक विविधता है, अलग अलग हम सामाजिक तौर पर बटे हुए हैं, तो देश के संविधान में दो चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले कि देश में हर व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दिया गया है कि जो 18 साल से बड़ा है, हर किसी को देश के कानून में समान माना गया है और कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है। उसी के जरिए आप लोग देखते हैं कि जो हमारे एससी और एसटी भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हमारे समुदाय से संबंधित लोग हैं, उनको देश के अंदर आरक्षण दिया गया है ताकि मुख्य तौर पर वो देश की मुख्य धारा में जुड़ सकें, देश के विकास की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ सकें। अगला है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने के 3 कारकों पर आपको चर्चा करनी है। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर ये सवाल बहुत ही अच्छा है। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे देश के अंदर जो हमारे सामाजिक विभाजन है कि हम समाज के अंदर कहीं ना कहीं बट जाते हैं, और ये जो समाज के अंदर हम लोग बट जाते हैं, हम लोग अलग अलग हैं, है ना, लेकिन अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी पहचान हमारे देश से है। लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं ये जो सोच है ना, वो पीछे हट जाती है। लोग क्या करने लग जाते हैं, अपने धर्म को पहले रखते हैं, अपनी जाति को पहले रखते हैं, अपनी भाषा को पहले रखते हैं, जो देश को कमजोर करती है, देश के विकास को कमजोर करती है, देश के लोकतंत्र को कमजोर करती है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जब हमारे देश के अंदर जो अलग अलग समुदाय हैं, वो जब अपनी मन मर्जी के हिसाब से क्या करने लगते हैं, देश के राजनेताओं से अपने तरीके से कानून को बनवाने लग जाते हैं, तो उससे आप लोग देखते हैं कि जो देश होता है उसके विकास में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। और अगर सरकार भी हर समुदाय की जो भी मांग है उसको मानने लग जाएगी, अगर सबकी अलग अलग मांगों को माना जाने लगेगा, तो उससे लोकतंत्र पूरे तौर पर कमजोर होता हुआ दिखेगा। इसीलिए सरकार को मुख्य तौर पर क्या करना चाहिए, सरकार को जो समुदाय की सही बात है उन्हीं को मानना चाहिए। और जब चुनाव हो तो चुनाव में मुख्य तौर पर क्या हो दोस्तों, मुख्य तौर पर क्या करना चाहिए, चुनाव जब मुख्य तौर पर हो तो देश को मजबूत करने की बातें होनी चाहिए, देश के विभाजन की बातें नहीं होना चाहिए कि भैया जी आप हमारे धर्म के हैं, आप हमें ही वोट दें, आप हमारी भाषा के हैं, आप हमें ही वोट दें। इस तरीके से वोट नहीं मांगने चाहिए, ना ही वोट देने चाहिए, बल्कि लोगों को इकट्ठा कर मजबूत कर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। देखिए मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि समाज में हम सभी लोग अलग अलग हैं, और ये जो समाज में हम सभी लोग अलग अलग हैं, ये मुख्य तौर पर समाज में विभाजन कैसे पैदा कर देता है, समाज में बंटवारा कैसे पैदा कर देता है। अब इसको समझने की सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि जब हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय हम लोग क्या देख रहे थे दोस्तों, उस समय हम लोग मुख्य तौर पर देख रहे थे कि देश के जो अधिकतर संसाधन थे, देश के अंदर जो अधिकतर हमारे खेत खलियान थे, अधिकतर जो हमारे रिसोर्सेज थे, उस पर ऊंची जाति के लोगों का क्या हुआ करता था, नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर क्या हुआ कि जब इन लोगों ने कब्जा किया हुआ तो देश में बंटवारा आपको दिख रहा था, है ना, कि एक तो वो ग्रुप है जो बड़े बड़े जमींदार बने हुए हैं, बड़े बड़े आपको दिखता है कि बड़े बड़े खेत खलिहानों के मालिक बने हुए हैं, और देश के अंदर एक ऐसा समूह हमें दिख रहा था जो कमजोर था, गरीब था। हम सभी लोग अलग हैं, लेकिन जब कुछ लोगों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया तो देश में आपको विभाजन होता हुआ दिखा, देश में आपको बंटवारा होता हुआ दिखा। इसीलिए मुख्य तौर पर क्या जरूरत है, इसीलिए मुख्य तौर पर कि हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी जो देश के संसाधन हैं उसको सभी में समान तौर पर बांटना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो देश में सामाजिक विभाजन बढ़ेगा, अमीर गरीब का अंतर बढ़ता चला जाएगा, और ये अमीर गरीब का अंतर देश को कमजोर करेगा। अगला सवाल है कि सामाजिक विभाजन किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करता है। कि भैया जी हम सभी लोग मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि समाज में विभाजित हुए हैं, अगर मान लीजिए कि बंटवारा हुआ है, और इससे हमारे देश की राजनीति किस तरीके से प्रभावित होती है। आप देखें कि मुख्य तौर पर जो हमारे राजनीतिक दल हैं, अलग अलग जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी क्या करते हैं भैया जी, उनके लिए क्या आसान है, चुनाव में
चुनाव में जो हमारे नेता लोग हैं उनके लिए क्या करना आसान है? नेता लोगों के लिए आसान क्या है दोस्तों? नेता लोगों के लिए आसान है मुख्य तौर पर कि वादों को पूरा करना आसान होगा, या फिर जनता को क्या कर देना दोस्तों? लुभावने वादे कर देना। लुभावने वादे यानी कि आप हमारी जाति के हैं, हम आपकी जाति के हैं, हमें ही चुने। और जो असली मुद्दे हों, जो देश को आगे बढ़ाने के असली मुद्दे हों, शिक्षा को बेहतर करो, स्वास्थ्य को बेहतर करो, सबको नौकरियां दो, सबको आगे बढ़ाओ, उनको पूरा करना मुश्किल है। इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं या फिर जो नेता लोग हैं ना भैया जी, वो भी क्या करते हैं, वो भी समाज के अंदर ये जो सामाजिक विभाजन है उसको कम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अगर आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा, अगर धर्मों को लेकर, जातियों को लेकर, और अगर आप देखते हैं कि भाषाओं को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, तो जनता फिर मांग करेगी कि भैया शिक्षा को बेहतर करो, फिर जनता मांग करेगी स्वास्थ्य को बेहतर करो। तो नेता लोग कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि ये लड़ाने पर टिके रहते हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये हमारे जो राजनीतिक दल होते हैं, ये समाज के अंदर जो विभाजन है उसको कम करने पर विश्वास नहीं करते। ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इनका मानना ये है दोस्तों, क्या है कि इनका मानना ये है कि इससे इनका फायदा होता है। और अगर हम यहां पर देखें कि जो हमारा सामाजिक विभाजन है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोगों को पीछे रखा गया है, और इसी वजह से आप लोग देखें कि बहुत से हमारे देश के अंदर क्या थे, जो दल या फिर आप देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी है वो सामाजिक विभाजन से ही बनी है। भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे कहा जाता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, माफ कीजिएगा। और ये जो हमारी बीजेपी है ना, आपको क्या दिखता है, बहुजन समाज पार्टी। इसको सही करते हैं दोस्तों, हमने गलत लिख दिया, है ना। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, जिसे हम लोग बीएसपी कहते हैं, ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, ये मुख्य तौर पर भारत में दलित लोगों के उत्थान की कोशिश करती है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको बहुत शोषित किया गया है। तो सामाजिक तौर पर वो विभाजित थे, वो अलग थे, और इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, आप देखते हैं कि बीएसपी पार्टी को बनाया गया है, जो दलितों के उत्थान की कोशिश करती है ना। तो सामाजिक विभाजन से राजनीति भी प्रभावित हो जाती है। एक तो नेता लोग चाहते नहीं है कि हम सभी लोग एक हों, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो हमारा समाज बटा हुआ है, इससे आप देखते हैं कि इस बटे हुए समाज की वजह से ही अलग अलग दल बनने लग जाते हैं। कि कुछ दल बनने लग जाते हैं जो सिर्फ मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं, कुछ दल जो सिर्फ दलितों के उत्थान की बातें करते हैं। अगला सवाल है कि डैश सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करता है। डैश सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं है। तो सबको अलग अलग करने वाला, है ना, सबको अलग अलग करने वाला सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करता है, और सबको मिलाने वाला सामाजिक अंतर सामान्य टकराव की स्थिति तक नहीं आते, है ना। तो देश में मुख्य तौर पर हमें क्या करना है दोस्तों, सबको अलग अलग नहीं मानना है, सबको मिला करके, भैया जी हमारी पहचान एक भारतीय वाली पहचान है। अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो फिर देश के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव या फिर जो झगड़ा है या फिर जो विवाद है वो हमें होता हुआ नहीं दिखेगा। अगला सवाल है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, लोकतंत्र के अंदर अलग अलग धर्मों के, जातियों के, भाषाओं के लोग होंगे। क्या इससे लोकतंत्र कमजोर होता है? नहीं, लोकतंत्र तो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। लोकतंत्र के अंदर तो सबको देश को चलाने में शामिल किया जाता है। तो ये बात जो यहाँ पर कही जा रही है वो पूरे तौर पर गलत थी, और आपको गलत बात को ही पकड़ना था कि लोकतंत्र मुख्य तौर पर समाज को विखंडित थोड़ी करता है। लोकतंत्र तो क्या करता है, समाज को मजबूत करता है। अगला सवाल है कि किन 3 बातों पर, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए और इनमें बताइए कि इनमें से कौन सी बात सही है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन हमें होते हुए दिखते हैं। ऑप्शन ए यानी कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। क्या सिर्फ भारत जैसे देश में ही सामाजिक विभिन्नता दिखती है? नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर हमें सामाजिक विभाजन दिख जाएगा। अमेरिका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, दुनिया के हर देश के अंदर समाज में अमीर गरीब के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर, अलग अलग भाषाओं के आधार पर बटे हुए हैं, है ना। और यहां पर यह कि यह संभव है कि हर व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। जी हां, हर व्यक्ति की कई पहचानें हो सकती हैं। एक व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा के आधार पर हो सकती है कि मैं हिंदी भाषा बोलता हूं तो मैं हिंदी भाषा वाले समुदाय से हुआ। हर व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से हो सकती है, हर व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति से हो सकती है। तो एक व्यक्ति की मल्टीपल पहचान हो सकती है। एक व्यक्ति पुरुष और स्त्री हो सकता है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान आप होते हुए देखते हैं। और सामाजिक अंतर क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक दूसरे से टकराते हैं। जब किसी देश के अंदर मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि लोगों में ज़्यादा डिफरेंस होने लगता है ना, लोग एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं, तो उससे समाज में बंटवारा बढ़ता है, समाज में विभाजन होता हुआ दिखता है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से आपको लगाना है। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हों ये जरूरी नहीं है, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। इनको हमें क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से लगाना है। सबसे पहले हमारा ऑप्शन डी आएगा कि कुछ सामाजिक अंतर जो होते हैं वो सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, कि जब देश के अंदर लोग अलग अलग बटे हुए हैं और ये जो अलग अलग लोग बटे हुए हैं इससे देश के अंदर और आप देखते हैं कि विभाजन या फिर आप देखते हैं कि उनके अंदर विखंडन हो सकता है। तो कुछ हमारा जो सामाजिक अंतर है वो आपको मुख्य तौर पर क्या दिखता है, उसमें सामाजिक विभाजन भी पैदा होता हुआ दिख जाता है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, कि हर देश के अंदर हमें किसी ना किसी तरह का सामाजिक विभाजन दिखता ही है। जी हाँ, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो ये ना कहे कि हमारे यहाँ समाज बटा हुआ नहीं है। हर देश के अंदर समाज में बंटवारा दिख जाता है, समाज में विभाजन दिख जाता है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, कि राजनीतिक दल जो है वो सामाजिक विभाजन के आधार पर अपना समर्थन जुटाते हैं। जी हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि आप ना हमारे धर्म से संबंधित हैं, आप हमें वोट दीजिए, आप हमारी जाति से संबंधित हैं, आप हमें वोट दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सामाजिक विभाजन को ध्यान में रखकर क्या करती हैं, अपने फायदे के लिए अपने वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और चौथा है ऑप्शन ए, मुख्य तौर पर कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीति अभिव्यक्ति खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा जो समाज है, जो हम अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं, ये पूरे तौर पर देश को कमजोर कर दे, ऐसा नहीं है ना। अगला सवाल है दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कथन आपके सामने पेश किया जा रहा है। लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़िए। वो किसी सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों और आशंकाएं क्या क्या थीं। क्या आप उनके बयानों से मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर एक अंश रखा गया है आपके सामने जो मार्टिन लूथर किंग का है। ये क्या कह रहे हैं कि भैया जी, मेरा एक सपना है कि मैं ये सोचता हूं कि मेरे 4 नन्हे बच्चे हों, कि मेरे 4 छोटे बच्चे हों और वो एक दिन ऐसे देश में रहें, ऐसे मुल्क में रहें जहां पर उनकी चमड़ी के आधार पर, उनके स्किन के रंग के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं हो, बल्कि उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के आधार पर उनको जजा जाए, है ना। कि भाई आप कितने सच्चे हो, आप कितने मेहनती हो, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को जज किया जाए, उसकी योग्यता को चेक किया जाए, ना कि उसके रंग के आधार पर। और इसीलिए आप देखते हैं कि स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ सकती है जब क्या किया जाए, कि जब देश के अंदर रहने वाले जो हर बस्ती, गांव, शहर, हर राज्य में सबको समान अधिकार मिले, तभी असली आज़ादी आ सकती है। और ये उस दिन हम ला पाएंगे, इनका कहना था मार्टिन लूथर किंग की, कि हमारी जो ईश्वर की ना हम सभी संतानें हैं, चाहे हम अश्वेत हों, काले हों, स्त्री हों, पुरुष हों, गोरे हों, यहूदी धर्म के हों, गैर यहूदी धर्म के हों, ईसाई धर्म में भी प्रोटेस्टेंट हो, कैथलिक हो, है ना, हम सभी हैं ईश्वर की संतानें हैं। और इसीलिए हमें मुख्य तौर पर क्या है कि हम सभी को आज़ादी के साथ रहना चाहिए। और मुख्य तौर पर क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ बढ़कर ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या ये जो पूरा का पूरा भाषण है, ये मैक्सिको ओलंपिक में जब वो जो हाथ दिखाया गया था उससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग का रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव है, ये अश्वेत लोगों के बारे में बता रहा है कि जी हाँ, अश्वेत लोगों के साथ अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त तौर पर भेदभाव किया जाता है। और यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं टोनी स्मिथ और जॉन कार्लोस का, जो यहाँ पर मुट्ठी बांधकर खड़े हैं और अवार्ड प्राप्त हो जाने के बाद मुख्य तौर पर अपना क्या कर रहे हैं, आपको दिखता है कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी हमें मुख्य तौर पर अमेरिका में किए जाने वाले अश्वेतों के साथ जो भेदभाव है उनको दिखा रहा है। मैक्सिको ओलंपिक के अंदर जो अश्वेतों के द्वारा जब उनको गोल्ड, है ना, गोल्ड मेडल दिया गया और ब्रोंज यानी कि आपको दिखता है कि कांसे का मेडल दिया गया, तो उन्होंने अश्वेत सलामी दी, है ना। और ये कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होता है कि इस घटना ने अश्वेतों की हक की लड़ाई ली। ये जो भाषण था ये भी कहीं ना कहीं अश्वेतों को आगे बढ़ाने की, अश्वेतों के साथ किए जाने वाला जो अन्याय था उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। और ये जो घटना मैक्सिको के अंदर होती है, इसके अंदर भी क्या किया जाता है, मुख्य तौर पर ये जो रंगभेद की नीति थी, है ना, कि भैया जी हम मुख्य तौर पर बेहतर हैं, इस पर जो चीज़ें हुआ करती थी उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। तो दोनों ही जगह पर अश्वेतों के साथ होने वाला जो अन्याय था उसको ख़त्म करने की बात की जा रही थी। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपकी महत्वपूर्ण बातें थी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा। लोकतंत्र और लोकतंत्र के अंदर अलग अलग जो ये हमारी विविधताएं हैं ये कैसे मौजूद हैं, इनके क्या अच्छे परिणाम हैं, ये देश के अंदर राजनीति को कैसे मजबूत करती हैं, उसकी पूरी घटनाक्रम को रखा और इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को हमने आपके सामने रखा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब आप सभी के साथ हम लोग आपसे लेते हैं विदा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए कि अब आप किस चैप्टर को कराना चाहते हैं। अधिकतर चैप्टर्स करा दिए गए हैं। अगर अभी भी कोई चैप्टर आपको दिखता है कि सर ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो नहीं कराया गया, कृपया ये करा दीजिए, तो उस चैप्टर को आप लिख दीजिए। जिस चैप्टर की होगी सबसे ज़्यादा डिमांड, उसी चैप्टर को हम लोग आपके सामने अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।